एक बार की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा ही नेक और ईमानदार राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं घने जंगल हुआ करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि हरे भरे बगीचे और कलकल करती नदियां तथा सुंदर सुंदर पशु पक्षी चहचहाते रहते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत अधिक ध्यान रखा करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा बहुत ही आनंदित और सुखी रहा करती थी। राजा ने अपने राज्य में प्रजा के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर रखा था। इसीलिए राज्य में किसी प्रकार का कोई अभाव या कमी नहीं थी। राजा के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल एक राजकुमारी और एक रानी थी। राजा का परिवार बहुत ही छोटा था। राजा का कोई भी बेटा नहीं था और राजा का कोई राजकुमार भी नहीं था। प्रजा राजकुमार के ना होने से बड़ी दुखी थी और राजा भी चिंतित रहा करते थे। किसी भी राज्य में राजकुमार का होना बड़ा ही अनिवार्य होता है, क्योंकि राजकुमार ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है और राजकुमार के ना होने से राज्य अस्त व्यस्त सा लगता है। राजा और रानी में अत्यधिक प्रेम था। इसीलिए राजा दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कई वर्ष बीत गए। अब राजा बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और उसकी पुत्री भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, अर्थात विवाह के योग्य हो गई थी। राजकुमारी बहुत ही कोमल हृदय की स्वामिनी थी और बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की तुलना केवल महारानी से ही की जा सकती थी, क्योंकि वह अपनी मां के समान ही अद्वितीय सुंदरी थी। वह बहुत ही सरल हृदय से बात किया करती थी और सबकी सेवा का भाव रखती थी। कहते हैं, प्रकृति की सुंदरता कभी छुपाए नहीं छुपती। इसलिए राजकुमारी का सौंदर्य भी चर्चा का विषय बनने लगा। उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा अगल बगल के बहुत सारे राज्यों में बिजली की भांति फैलने लगी। राजा के पास राजकुमारी के लिए बहुत से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। खासकर अगल बगल के राज्यों के राजकुमार के विवाह प्रस्ताव आने आरंभ हो गए थे। परंतु कहीं ना कहीं
राजकुमारी अभी नहीं चाहती थी कि वह इतनी शीघ्र शादी के बंधन में बंध जाए। इसलिए राजा ने भी राजकुमारी की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी बहुत ही शानदार और सुंदर महल में निवास करती थी। उनके महल के पीछे की तरफ एक बहुत ही सुंदर और पेड़ों से हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे की सुंदरता किसी स्वर्गलोक से कम नहीं थी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष थे, जिन पर बड़े ही स्वादिष्ट फल लगा करते थे। राजकुमारी का नियम था कि वह प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ प्रातःकाल होते ही इसी महल के पीछे वाले बगीचे में आ जाया करती थी। वह अपनी सखियों के साथ इस बगीचे में घंटों तक खेला करती थी, जब तक तेज धूप नहीं निकल जाती थी तब तक वह वापस नहीं जाती थी और वहीं बगीचे में इधर उधर टहल लिया करती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी के सबसे प्रिय खेलों में से एक था। जैसे ही धूप निकल जाया करती थी, राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वापस महल में आ जाती थी। राजकुमारी के इसी महल में एक बावड़ी थी, जिसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट और साफ हुआ करता था। पूरे महल के लोग इसी बावड़ी के पानी का सेवन किया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि खेलते खेलते राजकुमारी बहुत थक जाया करती थी। तब वह इसी बावड़ी के मुंडेर पर बैठकर आराम किया करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था और राजकुमारी सदा की तरह ही अपने महल के पीछे बगीचे में टहल रही थी। दो सखियां भी उसके साथ ही घूम रही थीं। अचानक राजकुमारी को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आसपास से कुछ दुर्गंध आ रही है। राजकुमारी ने अपनी सखियों को दुर्गंध के बारे में बताया। वह अपनी सखियों के साथ बावड़ी के मुंडेर पर आकर बैठ गई। बैठते ही राजकुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह मूर्छित हो गई। राजकुमारी को मूर्छित देखकर सखियां बहुत ही डर गईं और राजा के क्रोध का डर उनको सताने लगा। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को होश में लाने का प्रयास किया और संभाला, परंतु राजकुमारी को होश नहीं आ रहा था। इसीलिए वह उनको उठाकर महल के अंदर ले आई।
राजकुमारी के मूर्छित होने की खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। जब सखियों ने राजा को खबर दी, उस समय वह दरबार में थे। जैसे ही राजा को राजकुमारी के अचेत होने के बारे में पता चला, तो वह भाग कर गया और राज्य वैद्य को लेकर आया। राजा और राज्य वैद्य दोनों राजकुमारी के महल में गए और उसका हाल देखने लगे। राजवैद्य ने राजकुमारी का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण किया। ज्यादा कुछ राजवैद्य को समझ में नहीं आया कि किस वजह से राजकुमारी को मूर्छा आ गई, परंतु उसने अनुमान लगाया कि दुर्गंध ही इसका कारण है। राजकुमारी की सखियों ने भी राजा और राजवैद्य को किसी दुर्गंध के बारे में बताया। वही दुर्गंध जिसकी शिकायत राजकुमारी अचेत होने से पहले कर रही थी। इतना सुनते ही राजा ने ताली बजाकर कुछ सैनिकों को बुलाया और कड़ा आदेश देते हुए उस दुर्गंध का पता लगाने को कहा। राजा के कारण कांपते हुए सैनिक उस बगीचे में जाकर दुर्गंध का पता लगाने लगे। बगीचे का चप्पा चप्पा अच्छे तरीके से सैनिकों द्वारा छाना गया, परंतु किसी प्रकार की दुर्गंध का कोई पता न चला। अचानक से एक सैनिक चिल्लाता हुआ बोला, "वाह देखो, किसी ने ढेर सारा कचरा डाल रखा है। लगता है किसी दास का काम है। कौन है वो दास? पता लगाओ।" सभी अनुमान लगाने लगे कि हो सकता है इसी थोड़ी सी दुर्गंध के कारण राजकुमारी बेहोश हो गई हो। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को खबर दी और कहा कि महाराज, हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बस इस कचरे के बारे में ही पता चला। राजा ने तुरंत बगीचे की साफ सफाई करवाने का आदेश दिया। बगीचा फिर से सुंदर फूल और फल की महक से महकने लगा। यह सब करने के बाद राजा राजकुमारी के पास गया और बड़े स्नेह और प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। दोपहर का समय हो चला था, परंतु राजकुमारी अभी भी अचेत अवस्था से बाहर नहीं आई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक हफ्ता होने को आया। राजकुमारी को अभी तक होश में लाया ना जा सका। कई प्रकार के राज्य वैद्य अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। तरह तरह की औषधियां और दवाइयां राजकुमारी को दी जा रही थी, परंतु किसी भी जड़ी बूटी या औषधि का राजकुमारी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राजकुमारी का पूरा परिवार बस इंतजार कर रहा था कि कब राजकुमारी फिर से बोलना शुरू करेगी।
और पहले की तरह हंसती खिलखिलाती हुई बगीचे में अपनी सखियों के साथ खेलेगी। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि शीघ्र, अति शीघ्र राजकुमारी होश में आ जाए। 1 सप्ताह और बीतने को आया, परंतु अभी भी राजकुमारी को होश नहीं आया। राजा के कहने पर राजवैद्य ने आस पड़ोस के राज्यों के वैद्य को बुलाकर भली भांति परामर्श किया और राजकुमारी को तरह तरह की प्रसिद्ध औषधियां पिलाईं, परंतु फिर भी औषधियों का राजकुमारी पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। महारानी और महाराज राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 हफ्तों से अचेत अवस्था में पड़ी थी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस हालत में क्या किया जाए। यह सब करते करते 1 महीना और बीत गया और राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमारी का चेहरा सुंदर गुलाबी हुआ करता था, जो अब धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। आंखों के चारों ओर काले घेरे आने लगे थे। राजकुमारी की सखियां सेवा करती करती थकी जा रही थीं और रानी और राजा सभी हिम्मत हार चुके थे। अब सब केवल ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार करके दिखा दे। एक बहुत विशाल कक्ष के मध्य में पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर राजकुमारी लेटी हुई थी। राजा और रानी उसी के पास बैठे थे। कुछ दूरी पर सभा चल रही थी, जिसमें राज पुरोहित और राजवैद्य चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार राजकुमारी की हालत में सुधार किया जाए। अचानक से महामंत्री के दिमाग में एक विचार उठा। महामंत्री अपने स्थान से उठे और राजा के पास जाकर खड़े हो गए। महामंत्री ने राजा से कहा कि राजकुमारी को ठीक करने का एक उपाय आपको बताता हूं कि आप अपने और आसपास के राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महामंत्री का यह सुझाव राजा को बहुत पसंद आया। उसने सुझाव को और आकर्षक बनाने के लिए निश्चय किया। राजा ने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। राजा की आज्ञा पाकर महामंत्री ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी और आधे राज्य को देने की बात भी जगह जगह फैल गई। तरह तरह के अनुभवी और ऊंचे दर्जे के वैद्य दरबार में आए
और राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करने लगे। आधे राज्य के लालच में तरह तरह की औषधियां राजकुमारी को पिलाए जा रहे थे, किंतु कोई लाभ होता नहीं दिख रहा था। अंत में सभी वापस लौट गए। लगभग 15 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। बहुत लंबा समय बीत चुका था, परंतु राजकुमारी अभी भी होश में नहीं आई थी। उसकी हालत में लेश मात्र भी सुधार नहीं आया। राजा, रानी और राजवैद्य सभी लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। प्रातःकाल का समय था और एक नौकर ने अचानक से राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताने लगा कि कोई परदेसी आया है जो नौजवान है और उसका दावा है कि वह राजकुमारी को शीघ्र ही ठीक कर देगा। राजा और महल के सभी लोगों को अचानक एक आशा की किरण दिखाई दी। राजा ने सैनिक को आदेश भेजा कि वह पूरे सम्मान के साथ उस परदेसी युवक को महल के अंदर लेकर आ जाए। नवयुवक ने महल में प्रवेश किया तो राजा उसे एक टक देखता ही रह गया। युवक मात्र 20 या 22 वर्ष की आयु का था। राजकुमारी के समान ही सुंदर और सौम्य था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। राजा और महल के सभी लोग उस नवयुवक को बहुत ही ध्यान से देखे जा रहे थे। सबसे पहले नवयुवक ने राजा और रानी को प्रणाम किया और फिर अनुरोध किया कि उसे पूरी बात बताई जाए। राजा ने राजकुमारी की सखियों को आदेश दिया कि वे नवयुवक को पूरी कथा सुनाएं। सखियों ने बगीचे में घूमने और दुर्गंध से अचेत होने की सारी कहानी सुना दी। नवयुवक उनकी सारी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। पूरी कथा सुनने के बाद युवक ने राजा से अनुरोध किया कि वह राजकुमारी को बगीचे में ले जाना चाहता है। राजा ने भी नवयुवक को नहीं रोका और उसे जो करना था वो करने दिया। राजकुमारी की सखियों को यह आदेश दिया गया कि वह बहुत ही आरामदायक बिस्तर बगीचे में लगाने का प्रबंध करे। सभी राजकुमारी को बगीचे में ले गए। सखियों ने राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया और एक शानदार बिस्तर बगीचे में पेड़ के नीचे लगा दिया गया। 4 सेविकाओं ने एक साथ मिलकर राजकुमारी को उठाया और पेड़ के नीचे लगे बिस्तर पर राजकुमारी को लिटा दिया। बसंत के दिन थे और पेड़ों के पत्ते बगीचे में उधर उधर बिखरे हुए थे। बहुत ही सुंदर वातावरण लग रहा था तथा हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी। राजकुमारी उसी पेड़ के नीचे बिस्तर पर पड़ी थी। चारों तरफ
राजा रानी और बाकी सभी लोग प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि शायद आज कुछ सुधार देखने को मिले। सभी उस नवयुवक पर दृष्टि गड़ाए हुए खड़े थे। अचानक नवयुवक ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और आसमान की ओर देखते हुए आंखें बंद करके ना जाने क्या बड़बड़ करने लगा। सबको लग रहा था कि वह ईश्वर से किसी प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। इसके तुरंत बाद उसने बड़ी तेजी से अपने कपड़ों के अंदर से सुंदर बांसुरी निकाली और होठों से बजाने लगा। उसकी बांसुरी की आवाज में ना जाने कैसी दैवीय आनंद था कि सभी मंत्रमुग्ध होने लगे। सभी उसकी बांसुरी की धुन में खोते चले गए। अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। जिस वृक्ष के नीचे राजकुमारी लेटी हुई थी, वह वृक्ष अचानक महकते सुगंधित फूलों से भर उठा। उस वृक्ष के फूल राजकुमारी पर बरसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वृक्ष बांसुरी की धुन से खुश होकर राजकुमारी पर सुगंधित फूलों की वर्षा कर रहा है। अचानक नवयुवक घूम घूम कर पूरे बगीचे में बांसुरी बजाकर टहलने लगा। वह जिस भी वृक्ष के नीचे से बांसुरी बजाते हुए गुजरता, वह वृक्ष अचानक महकते सुगंधित फूलों से भर जाता। सहसा एक चमत्कार घटित हुआ और राजकुमारी अचानक होश में आने लगी। वह उसी पलंग पर उठकर बैठ गई और उन सुगंधित फूलों को, जो पूरे बगीचे में इधर उधर फैले हुए थे, एक टक निहारने लगी। बड़े आश्चर्य की बात थी कि ऐसे सुगंधित फूल राजकुमारी अथवा किसी ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखे थे। महारानी और महाराज फूले नहीं समा रहे थे और राज्य के लोग उस नवयुवक के लिए आश्चर्य से भर गए थे। सभी लोग राजकुमारी से उसका हालचाल पूछने लगे। राजकुमारी की सखियां फूले नहीं समा रही थी और बेहद खुशी से राजकुमारी को अपनी बाहों में भरकर प्यार कर रही थी। सारी प्रजा अपनी राजकुमारी को स्वस्थ देखकर चिंता मुक्त हो गई। सभी लोग महीनों के इंतजार के बाद राजकुमारी को अपने सामने सकुशल बात करते हुए देख रहे थे। राजकुमारी को सकुशल महल में ले जाया गया और उनके खाने पीने के लिए कई प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध किया गया। रानी ने राजकुमारी की नजर उतारी और महल में चली गई। राजा और रानी तो जैसे नवयुवक को भूल ही गए थे और राजकुमारी में ही खो गए थे। जब सभी को नवयुवक की याद आई, तब तक वह जा चुका था। राजकुमारी
खुद आश्चर्य से भर गई थी और यह चमत्कार देखने वालों की तो विचित्र हालत हो गई थी। राजा ने अपने सैनिकों का आदेश दिया कि वह शीघ्र अतिशीघ्र उस नवयुवक को कहीं से भी ढूंढ कर लाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा पाकर नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह कहीं नहीं मिला। महल में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। अगले दिन सभी ने देखा कि पूरे राज्य के वृक्षों पर बहुत सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन फूलों की सुगंध से राज्य का पूरा वातावरण महक उठा था। कहते हैं कि यह नवयुवक हर साल बसंत ऋतु में बांसुरी बजाता हुआ निकलता है। उसकी बांसुरी की आवाज से मार्गों के सारे वृक्ष सुगंधित फूलों से भर जाते हैं और चारों तरफ मन को मोहने वाली सुगंध फैल जाती है।